जय हिंद। क्लास 8th की जो हमारी एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसका चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा तो हमने दो टॉपिक्स देखे थे, हु शुड डिसाइड, ठीक है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, और दूसरा था पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। आज हम दोस्तों द रोल ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। अगर आप अपनी किताब खोलिएगा तो उसमें आपको एक इमेज दिखेगी जिसमें आपको पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट को हम इंडिया में क्या कहते हैं दोस्तों? संसद कहते हैं। संसद कहते हैं हम अपने पार्लियामेंट को भारत में। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने देखिएगा तो कुछ कंट्रीज़ के आपको पार्लियामेंट के नाम बताए थे, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। संसद में देखिएगा तो दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को हम अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को देखिएगा तो जो संसद होती है हमारी, संसद को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। संसद इज दी सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात हो रही है। अगर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा को दोस्तों हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, जिसमें 245 मेंबर्स की स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। उन 245 मेंबर्स में देखिएगा तो 233 + 12 होता है। 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, जिसमें 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 543 को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और 2 नॉमिनेट होते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं वो, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा अपना। तो पार्लियामेंट के क्या रोल है वो हम एक बार देखते हैं। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। अब देखिए इंडियन पार्लियामेंट जो है ना, ये लोगों का विश्वास दिखाती है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग ही क्या सुप्रीम है, पीपल आर सुप्रीम, ठीक है। तो लोगों का विश्वास दिखाती है डेमोक्रेसी पे, क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। वही रिप्रेजेंटेटिव्स देखिएगा तो पार्लियामेंट में जाके कानून बनाते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट के पास हमारे सिस्टम में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं, मतलब देखिएगा तो हम अपने डायरेक्टली तरीके से अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, वोट देते हैं, फिर ठीक है। अब वही वोट देने के बाद वो एमपीज बन जाते हैं, ठीक है। वही एमपी जाके पार्लियामेंट में लॉज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एमपीज हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड ओवर वंस एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। 14 में हुए, 19, 24, 29 ऐसे होंगे, ठीक है। अब यूजुअली यहाँ पे जो टर्म लेगा, इसमें क्या है ना कि ज़रूरी नहीं कि 5 साल तक कोई पार्टी टिक भी पाए, ठीक है। अब होता नहीं है, पहले होता था, कभी पार्टी ने मेजोरिटी खो दी तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो इलेक्शन दोबारा से हो सकते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमेरस कॉन्स्टिट्यूंसीज। जब इलेक्शन का टाइम आता है लोकसभा के, तो देखिएगा जो देश है उसको काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमें देखने को मिलती है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक ही बंदा, ठीक है, एक ही पर्सन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आ सकता है। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस देखिए कंटेस्ट करते हैं वो आपको पता ही है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से देखिएगा तो कंटेस्टेंट्स आते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स आते हैं जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस। एक बार जब यही जो कैंडिडेट्स होते हैं ये अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये एमपीज बन जाते हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। टू सिलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट। अब हम नेशनल गवर्नमेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं? नेशनल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट आज किसकी है? बीजेपी की है। प्राइम मिनिस्टर कौन हमारे? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो कुछ देखिएगा तो 3 फंक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं, प्राइमरी फंक्शंस बताए गए हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, जो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। सिलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म दी गवर्नमेंट, और तीसरा देखिएगा तो लॉ मेकिंग, ठीक है। लॉ मेकिंग जो आपका फंक्शन है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम कर लेंगे, पूरा चैप्टर ही उस पर बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग लॉज है चैप्टर का नाम, ठीक है। टू सिलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखिएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। आफ्टर दी लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए जब लोकसभा के इलेक्शंस हो जाते हैं ना तो उसके बाद लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट में मेंशन किया जाता है कि किस पार्टी से, किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने एमपीज बने। 2014 की लिस्ट आपकी देखिएगा किताब में दे रखी है, उसमें बता रखा है कि बीजेपी को 282 सीट्स मिल रखे हैं, यानी 282 एमपीज हैं बीजेपी पार्टी से। कांग्रेस से 44 हैं, ऐसे और भी दे रखे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। फिर उनके सामने देखिएगा तो आपको एमपीज दिख जाते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी से इतने एमपीज बने, ठीक है। तो एक ये लिस्ट बनती है। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उन्हें मेजॉरिटी में होना ज़रूरी है, ठीक है। सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी नंबर्स जो मैजिक नंबर कहते हैं उसे अचीव करना ज़रूरी है। 543 मेंबर्स होते, सॉरी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। 543 एमपीज़ में से लगभग 272 मेंबर्स होने कंपलसरी हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार बनानी है।
अगर 272 नहीं होंगे, उससे कम होंगे, ठीक है, तो पार्टीज क्या करती हैं, गठबंधन कर लेती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट आपने सुना होगा, ठीक है, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। फिर उसमें क्या होता है, किसी पॉलिटिक उसमें आपस में लोग देखिएगा तो डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जाता है, एमपी जाता है, उसको क्या कहते हैं, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी से हम अपना प्राइम मिनिस्टर बना दे रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी से होम मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा। तो ऐसे वो देखिएगा तो डिस्कस करते हैं अपना। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन, जिनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, लोकसभा में है, उसमें से अगर मेजोरिटी चाहिए तो 272 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। द लार्जेस्ट अमंग दीज पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जिसे मिलते हैं ना, उसे हम ऑपोजिशन पार्टी करते हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो ऑपोजिशन पार्टी का होना भी देखिएगा तो बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी में। क्वेश्चंस वगैरह इन्हीं का तो पूछने का काम है। तो हम आगे देखेंगे, स्लाइड्स में है टॉपिक, आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। वन ऑफ द देखिएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है लोकसभा का, वो एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट करना होता है। अब प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के लोकसभा में। अब जो हमारे प्रधानमंत्री यही बाकी के एग्जीक्यूटिव्स को देखिएगा तो सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हो, फाइनेंस हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, ठीक है। अब मैंने एक वीडियो और बनाई थी, लिस्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है, ये पूरी वीडियो मैंने एक वीडियो में समझाई थी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, प्लेलिस्ट की हेडिंग आपकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और जानने के लिए भी, मतलब नॉर्मल अगर आपको जानना है तो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा है यहाँ पे। अब राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा में जो लोग बैठे होते हैं वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं ना, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं। अब जो ये मेंबर्स होते हैं ना राज्यसभा में, आरएस जहाँ भी आपको दिख रहा है ना, ये आरएस, इसका मतलब राज्यसभा है, ठीक है। मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, एमएलएस वगैरह, उनको हम देखिएगा तो इलेक्ट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्ट होकर आते हैं। अब आप पूछेंगे हम जाके, मतलब समझ लीजिए कि हम वोट नहीं देते हैं, ठीक है, हम वोट देते सिर्फ लोकसभा वाले में। लोकसभा में हम अपने प्रधानमंत्री को जब चुनने की बारी आती है तब हम उसमें वोट देते हैं, जब ना जाके। कौन कौन बंदा वोट देता है कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, अपना नाम लिखें, ठीक है। तो हम इन्हें राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं इन्हें इलेक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट होकर आते हैं इनडायरेक्टली तरीके से। इनडायरेक्टली तरीके से मैं बताता हूँ कैसे, देखिए यहाँ पे पूरी लाइन एक बार पढ़ लीजिए। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, अब हम स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अपने एमएलएस को चुनते हैं, ठीक है, विधायक, ठीक है, काफ़ी बार डायलॉग सुना होगा आपने किसी मूवी में, हमारे चच्चा विधायक हैं, ठीक है, तो वही विधायक एमएलएस वगैरह को हम चुनते हैं। अब यही एमएलएस क्या करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक है, अपने आप में ही, मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ही ये वोट करते हैं कि हमारे में से ये बंदा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे राज्यसभा में, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर ये मेंबर्स आते हैं। देखिएगा तो देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। टोटल 233 तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। और 12 जो मेंबर्स होते हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे हैं तो ये एंग्लो इंडियंस नहीं है, ये वो 12 मेंबर्स हैं जिनको अपनी फील्ड में देखिएगा तो एक्सीलेंस अचीव है, ठीक है, एक्सपर्टाइज अचीव है, ठीक है, एक्सपर्टीज़ है। जैसे सचिन तेंदुलकर का अगर एग्जांपल लीजिएगा तो वो भी राज्यसभा के मेंबर बने थे, याद है ना। अब बिल इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन राज्यसभा टू बिकम अ लॉ, ठीक है। लोकसभा में जब एक कानून लेके आया जाता है तो उसे हम बिल कहते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद जब राज्यसभा इसे पास कर देता है तो लॉ, ठीक है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बिल इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन राज्यसभा टू बिकम लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। अब देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि लोकसभा ही कोई बिल लेके आएगा, राज्यसभा भी कोई बिल लेके आ सकता है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर बात करेगा पार्लियामेंट का तो क्या है, कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। और ये सारे काम कौन करता है, ऑपोजिशन पार्टी करती है, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या, क्वेश्चन वगैरह पूछेगी, कोई भी ड्रॉबैक्स उन्हें किसी पॉलिसी प्रोग्राम में लग रहा है तो क्वेश्चन पूछती है रूलिंग पार्टी से, आपने ये जो प्रोग्राम लेके आए हैं इसमें क्या ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने पार्लियामेंट में, ठीक है, लोकसभा में। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आर, ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो क्वेश्चन आर से देखिएगा तो सेशन की शुरुआत होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। एक इंपॉर्टेंट वे होता है जिसके जरिए क्या होता है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स यानी जो रूलिंग पार्टी उसको कंट्रोल करके रखती है कि वो कुछ गलत कानून ऐसे ही, मतलब कोई प्रोग्राम पॉलिसी ऐसी ही ना लेके आ सकें, उस पर नज़र बना के रखती है। एमपीज कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट।
अब जो एमपीज होते हैं वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं सरकार से कि आप जो ये पॉलिसी लेके आए हैं इसका ये ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा है, इसका ज़्यादा फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसे क्वेश्चन एमपीज वगैरह पूछते हैं। अभी एमपीज देखिए रूलिंग पार्टी के तो ज़रा भी नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन पार्टी के एमपीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में यार जो बाकी के जो मेंबर्स है 282 सीट्स ही थी ना। ठीक है, अब आपको आंसर बताना है 2019 के इलेक्शन में बीजेपी की कितनी सीट्स थी। ठीक है, इतना बताओ तो 300+ तो थी। ठीक है, अब आपको नंबर बताने कितनी थी। अब 282 का एग्जांपल जो आपकी किताब में दे रखा है इसका हम ले तो 282 तो मेंबर्स बीजेपी के, पर जो बाकी मेंबर्स हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ना, तो वो क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे कि बताओ तुमने ऐसे क्यों किया, ये पॉलिसी लेके आया, इसका ये दिक्कत आ रही है, बताओ इसका जवाब तुम कैसे दोगे, क्या कहना चाहोगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं क्वेश्चन आवर में। दे कैन हाईलाइट दी ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं जो पार्टी रूल मतलब पॉलिसी लेके आ रही है सिर्फ वही पढ़ते हैं, जो अपोजिशन पार्टी है बाकी के जो एमपीज़ हैं वो भी अच्छे से पॉलिसीज़ वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह को देखते होंगे, क्या है कैसा है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये, इसकी दिक्कतें क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, सब चीज़ देखते हैं वो। तो इसमें क्या होता है ना, यही एमपीज़ क्या कहते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हो ना तो उसको भी हाईलाइट कर देते हैं सामने पार्लियामेंट में। ठीक है, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के जो भी ड्रॉबैक्स वगैरह होते हैं, इससे क्या होता है ना कि एक नज़र बना के रखी जाती है रूलिंग पार्टी पे कि कुछ भी ऐसी नहीं कि कुछ भी अंडरस्टैंड पॉलिसी ला के थोप दें लोगों पे, नहीं। द ऑपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रूशल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन पार्टी का एक देखिएगा तो बहुत ही सेंट्रल रोल, क्रूशल रोल कह लीजिए होता है डेमोक्रेसी को अगर हेल्दी तरीके से चलाना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी कुछ भी लेके आ जा रही है, सामने वाले में कोई पूछने वाला है नहीं, तो कुछ भी लाना गलत सही जो भी लाना है लाओ, नहीं। यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी एक अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह पूछती है और इसके जरिए क्या होता है ना, सरकार को लगातार देखिएगा तो वैल्यूएबल फीडबैक मिलती रहती है। कोई भी पॉलिसी में गलती होगी तो सामने वाला आपको गलती बता रहे हो तो आप उसको देखेंगे ना एक बार कि क्या गलती है यार, ऐसे कैसे बोल रहे हैं। इसके जरिए क्या होता है ना कि वैल्यूएबल फीडबैक सरकार को मिलती रहती है। और उसके बाद जब ये एमपीज जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसके जरिए क्या होता है कि सरकार जो है ना अपने टोज पे रहती है, टोज पे यानी घुटनों पे नहीं। ठीक है, मतलब ये समझ के रहती है कि यार कुछ भी अगर हम गलत करेंगे ना, अगर ये पॉलिसी में ज़रा सी भी दिक्कत हुई ना तो यार ये दिक्कत करेंगे, अपोजिशन वाले पूछेंगे, फिर वो क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, तो ये देखिएगा तो ये सरकार देख के रहती है। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशल फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि जितने भी फाइनेंस के मैटर्स होते हैं ना उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। सारे जो फाइनेंशियल के मैटर होते हैं उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बजट का जो होता है, बजट भी देखिएगा तो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ठीक है, उसमें भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट दैट एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। जो एमपीज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, एमपीज़ कौन होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के। ठीक है, इनका एक देखिएगा तो बहुत ही सेंट्रल रोल होता है कंट्रोल करने में, गाइड करने में और इन्फॉर्म करने में पार्लियामेंट को कि ये ड्रॉबैक्स वगैरह बता रहे हैं ना। यहाँ पे अपोजिशन पार्टी लगातार क्वेश्चन पूछे जाती है, कोई भी ड्रॉबैक होगा किसी पॉलिसी वगैरह में, तो ये क्या है, की एस्पेक्ट है इंडियन डेमोक्रेसी का, ये अच्छे से फंक्शन कर पाए, हेल्दी फंक्शनिंग हो पाए इंडियन डेमोक्रेसी की। तो यहाँ पर हमने ये देखा। एक और टॉपिक था आपका, मैंने जैसा कि आपको बताया था स्टार्टिंग में, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लॉस करके एक चैप्टर है। ठीक है, तो वो आसान होगा। लास्ट टॉपिक आपका हु आर दी पीपल इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में लोग कौन होते हैं, ठीक है, कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट दी नेशन। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है दोस्तों, नेशन को रिप्रेजेंट करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको आप किसी एग्जाम्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। काफ़ी देखिएगा अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं पार्लियामेंट में, पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट यानी वो कोई ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन चल रहा है, हम उन्हें देखिएगा तो इलेक्ट करते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज बनते हैं। तो काफ़ी सारे एमपीज अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। दलित्स और बैकवर्ड क्लासेज हैं, इनका भी देखिएगा तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो सीट्स हैं, विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर एससीज एंड एसटीज़ के लिए भी देखिएगा तो पार्लियामेंट में कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं, ये याद रखिएगा। अगर वुमेन्स की बात करें, सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। वुमेन्स का भी देखिएगा तो पार्लियामेंट में कुछ खासा पार्टिसिपेशन नहीं है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता। रफली मान के चलिएगा तो अभी अगर आप देखिएगा तो 9 से 11% के आसपास हमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। हमने देखा व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। हु आर दी पीपल इन द पार्लियामेंट देखा, रोल ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है ये हमने समझा। नेक्स्ट देखिएगा तो आपकी एनसीईआरटी जो मैं कराने वाला हूँ वो हिस्ट्री की होगी, चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम। ठीक है, मज़ेदार होगा वो भी चैप्टर। ठीक है, तो बस आपका यही चैप्टर समाप्त होता है। सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, उन सब की आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर दिख जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स अरेंज फॉर्मेट में
दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो बस यहीं समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा अपना, और इसको क्या बोलते हैं, लाइक्स और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।